हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज 44वीं बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन में ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स का कुछ पार्ट्स इसका लोड कर दिया गया था। चलिए और कुछ पार्ट्स को लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, झारखंड में। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है आपको साथ में डिस्क्रिप्शन भी नीचे दिख ही रहा होगा। तो ये आंसर होगा महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि की खेती के लिए उपयोगी होती है। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है। यह महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप में बहुतायत में पाई जाती है। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, असम में, पश्चिम बंगाल में। तो कोरबा कोयला क्षेत्र जो अवस्थित है वो होगा आंसर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। यहाँ से उत्तम कोटि के कोयले का उत्पादन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन। गद्दी लोक निवासी हैं मध्य प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के, मेघालय के। तो गद्दी लोक निवासी जो है ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के। गद्दी एक जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। मानस नदी पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस तरह यह नदी ब्रह्मा की एक सहायक नदी है जो असम और बांग्लादेश में बहती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो ऑप्शन होगा डी, बिहार। सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन तो उस वक्त का है बट मैंने इसका आंसर अभी के अनुसार किया है क्योंकि एक करंट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो बिहार ही होगा। इसका उत्तर वर्तमान समय के अनुसार सेट किया गया है, वो हमने लिख दिया था। ठीक है, बिहार की जनसंख्या घनत्व अभी इतना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो अवस्थित है। ये आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कावेरी नदी। ठीक है, शिव समुद्र जलप्रपात श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों के मध्य अवस्थित है। यह कावेरी नदी पर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है आंसर कानपुर। ठीक है, कानपुर की जनसंख्या वाराणसी, पटना और इलाहाबाद से ज़्यादा है, इसीलिए कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर है। तो ये आंसर हो जाएगा 25.52%। सॉरी, ये आंसर हमको सुधारना होगा। ये डी नहीं, ए होगा। ठीक है ना, ये होगा 31.12%। डी नहीं, बी होना चाहिए। ये टाइपिंग में गलती हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी, डी नहीं। 31.12%। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.12% है। और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस में आप पढ़ लीजिए, बट ये सब क्वेश्चन चेंज होने वाला है। अभी जनसंख्या का जो काउंटिंग है, जनगणना हुआ नहीं है। अब तक हो जाना चाहिए था 2021 में ही, बट कोरोना के कारण हुआ नहीं। तो ये सब आप प्रीवियस में ना लेकर करंट टॉपिक में ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं। हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, भूमध्य सागर से काला सागर तक। तो मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं जो हैं ऑप्शन होगा हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ती है। चूँकि अंडमान सागर हिंद महासागर का ही भाग है, अतः जल संधि हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं प्रदान करता है। भारत इस जल संधि को सुरक्षा प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। ऑप्शन सी होगा, प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर से खींची जाने वाली एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इसका निर्धारण 1884 में किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किलिमंजारो है एक
आग्नेयगिरी द्वीप श्रृंग नदी। तो किलिमंजारो एक पीक है, चोटी है, श्रृंग है। किलिमंजारो तंजानिया देश अफ्रीका महाद्वीप की एक पर्वत चोटी है जो वर्ष भर हिम से ढकी रहती है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन क्या है? सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, गंगा नदी। तो निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन क्या है? ऑप्शन यहाँ भी ठीक है, सी नहीं, ओ सॉरी सी ही है ये आपका, आप टाइपिंग जो है आगे पीछे हो गया। तो कोसी नदी, तो कोसी नदी बिहार का शोक मानी जाती है। ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है जिसके कारण प्रतिवर्ष उत्तरी बिहार बाढ़ की विभीषिका का सामना करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों ये भी मैंने अभी के अनुसार 2021 के आंकड़ा के अनुसार इसे किया है। आगे होने वाले एग्जामों में ये डाटा चेंज होते रहने वाला है, इसलिए इसको आप अपने अनुसार अपडेट करें, ठीक है। और यदि मुझे अपडेट करना होगा तो यूट्यूब कम्युनिटी में क्वेश्चन में डाल दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी इसका आंसर है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में सबसे बड़ा कपास उत्पादक वो है आंसर गुजरात, ऑप्शन बी। भारत को कपास का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। भारत में सर्वाधिक कपास महाराष्ट्र में पैदा की जाती है। इसके पश्चात गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं पंजाब का स्थान आता है। उत्तर जो है ये, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन तो उस वक्त का है लेकिन इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। तो भ्रंश द्रोणी फॉल्ट ट्रफ से जो है होकर गुजरने वाली नदी है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा, तापी और दामोदर भारत की ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तापी या ताप्ती बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है तो ये पलामू पहाड़ी से, पूर्वी घाट से, अमरकंटक से या राबली से। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, अमरकंटक से। और ये प्रवाह प्रतिरूप वाली नदियाँ एक स्थान से निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत में अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नर्मदा, सोन तथा महानदी आदि जो है अरीय प्रवाह का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पारादीप अवस्थित है केरल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो पारादीप अवस्थित है ये उड़ीसा में होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है नर्मदा पर, महानदी पर, गोदावरी पर, नागालैंड पर। तो हीराकुंड बांध जो तैयार किया गया है महानदी पे, ऑप्शन बी। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, यह बांध उड़ीसा में अवस्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मिजोरम में, नागालैंड में। तो प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र जो है ऑप्शन सी मिजोरम में है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों में है, दिए गए राज्यों में सबसे अधिक वन क्षेत्र मिजोरम में है। और अभी के अनुसार प्रतिशत, उस वक्त कुछ और था, ठीक है, अभी है 84.53%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम क्या है? तो दोस्तों फिलहाल तो मैं इसका आंसर कहूँगा उस वक्त के ऑप्शन के अनुसार ही हैं, ठीक है। डाटा मैंने पूरा नहीं देखा है, मिला नहीं फिलहाल मुझे। तो अभी भी ये तो है कि उत्तर प्रदेश जो है गन्ने के उत्पादन में प्रथम है। बाकी का सीरीज फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, तो इस सीरीज को आप ना देखें तो अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन ये आप याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में अव्वल है, प्रथम स्थान पे है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फिजी द्वीप अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में। तो फिजी द्वीप जो अवस्थित है वो है प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है, इसकी राजधानी सुवा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, मंगल, बुध, नेपच्यून, यूरेनस, ठीक है। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो उस अनुसार आंसर बुध हो जाएगा। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी आप जानते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गल्फ स्ट्रीम है तो खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा। जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम एक धरातलीय हवा। तो ये आंसर होगा एक महासागरीय धारा है, ठीक है।
गल्फ स्ट्रीम एक उष्ण महासागरीय जलधारा है। यह मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे बहती हुई न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पूर्वी तट को स्पर्श करती हुई पश्चिमी यूरोप के स्कैंडिनेविया तक पहुंचती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट है। नीलगिरी पर्वत, दक्कन पठार, सह्याद्री, इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाता है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी अनायमुड़ी है। आंसर ऑप्शन बी दक्कन पठार। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट है तो दक्कन पठार में। नेक्स्ट देखते हैं। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सिस्टर ऑफ अर्थ, सारे शुक्र को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। शुक्र ग्रह को संध्या तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा वाहन इत्यादि कहा जाता है। शुक्र ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है और यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया? पैंक, डेविस, डट्टन। तो किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र? तो पैंक। अपर्दन चक्र इरोजन साइकिल के सिद्धांत का प्रतिपादन डेविस द्वारा 1889 में किया गया, जबकि जबकि इस सिद्धांत को पैक द्वारा 1924 में परिवर्तित किया गया। क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। तो किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया? तो पैंक ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एस्किमो निवासी है। कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के, श्रीलंका के। तो एस्किमो कनाडा के निवासी है। ये मंगोलॉय प्रजाति के होते हैं जो अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है। ध्रुव से सटे ग्रीनलैंड से पश्चिम में अलास्का तक तुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्रों में रहते हैं। इनका शीतकालीन आवास गृह इग्लू कहलाता है तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है टॉपिक कहलाता है। तो इग्लू जो है हमेशा ध्यान में रहता है, टॉपिक ध्यान में नहीं रहता है, ठीक है। तो एस्किमो का जो है इग्लू जो है ये भी पूछ दिया जाएगा किस प्रकार का घर है, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, इस तरह से ऑप्शन बना दिए जा सकते हैं। तो इग्लू और टॉपिक को भी ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं? अरावली, सतपुरा, पामीर या म्यांमार। तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है जो मंगोलिया और चीन में विस्तृत है। आंसर होगा ऑप्शन सी पामीर। रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का। तो ये आंसर होगा रेगुर काली मिट्टी का। स्थानीय नाम रेगुर होता है जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो जनजातियों से रिलेटेड दो क्वेश्चन देखिए एक ही साथ पूछ दिया गया है। पिग्मी जनजाति अफ्रीकी महाद्वीप के कांगो बेसिन क्षेत्र में निवास करती है। ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। आंसर होगा अफ्रीका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत। तो भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ऑप्शन सी होगा गॉडविन ऑस्टिन। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है। की ऊंचाई 8611 मीटर है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, जलमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। ऑप्शन सी। वायुमंडल में प्रमुखतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें पाई जाती है। वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है। 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष, 48 वर्ष। तो यूरेनस की घूर्णन अवधि 16 घंटे 10 मिनट तथा इसका व्यास 50,800 किलोमीटर है। यूरेनस के 15 उपग्रह हैं। यह 84 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 84 वर्ष। आइए नेक्स्ट देखते हैं। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो ये तो वेल नोन है, चावल। खेती के अंतर्गत भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है और उपयोग भी सर्वाधिक होता है। आइए देखते हैं हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। तो ये हो जाएगा आंसर 89, ठीक है। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89 है।
शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। तो ये आंसर है 29.5 वर्ष। शनि ग्रह अपने तारे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। सौरमंडल में शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो ऑप्शन होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ये उत्तर पूर्वी मानसून भी पूछा जाता है कि तमिलनाडु में ठंडे में बारिश किस मानसून से होता है, तो ये ध्यान रखना होता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून। वर्षा ऋतु के बाद जब मानसूनी पवनें लौटती हैं तो बंगाल की खाड़ी से गुजरने के बाद उसमें कुछ आर्द्रता आ जाती है। जब यह तमिलनाडु के तट से टकराती है तो वर्षा करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब राज व्यवस्था से देखते हैं कि उस 44वीं बीपीएससी में कौन सा आया था। करा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को तो कैंसिल अभी किया जा सकता है, ठीक है, उस वक्त आया था, लेकिन अब तो हम जानते हैं कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को चुना नहीं जाता है, ठीक है ना। उस वक्त मैंने प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेट कर दिया गया, लेकिन ये तो पूछा ही जाएगा ना किस अनुच्छेद में था, ठीक है ना। खत्म हो गया, फिर भी क्वेश्चन बनेंगे। तो उस अनुसार से अनुच्छेद 331 के अनुसार ये चुना जाता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति ही होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन क्या होता है? परिषद होता है, विधान पालिका परिषद। आंसर होगा विधान पालिका परिषद। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए। तिहत्तरवां संशोधन। पंचायती राज को संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। इसे 24 अप्रैल 1992 से लागू किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 135, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग का जोड़कर अनुच्छेद 51 का में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। अभी 11 मूल कर्तव्य है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? आंसर होगा ए, अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है जो कानूनी विषयों पर भारत सरकार को परामर्श देता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रवर समिति। तो संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो है करता है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 310 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के पास। ये सब डेटा भी हटा दीजिए क्योंकि अभी के अनुसार नहीं है। अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, आधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, बाकी नया डेटा के अनुसार उसको रहने दीजिएगा। आज इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर होगा न्यायिक पुनर्विवेचन। न्यायिक पुनर्विवेचन पंचायती राज की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। यह अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, उपरोक्त सभी। तो भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत में पंचायती राज शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से हमने 44वीं में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन को देख लिया। तो आगे यहाँ भी इसमें ज्योग्राफी था और सिविक्स था। तो इसको पूरा करने के बाद देखते हैं साइंस। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।